हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कौन कौन ये बेनिफिट्स ले सकता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, यू कैन वॉच दैट। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे में एक लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं वो। आज की वीडियो में हम उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसी खास बात बताने वाली हूँ स्टेम सेल्स की, जो शायद ही कोई अपने वीडियो में कवर करता हो और आपका वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जानने के लिए कि वो ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन है, वो दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको फटाफट से आ जाए। एंड अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। तो दो टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। एक होता है खुद का, यानी कि अपना ओन, वेरी ओन स्टेम सेल, यानी कि हमारे ही अम्बिलिकल कॉर्ड से निकाला हुआ स्टेम सेल। दूसरा होता है डोनर सेल, यानी कि किसी और का सेल हम इस्तेमाल करें अपने ट्रीटमेंट के लिए। सो ये तो हो गए दो टाइप के स्टेम सेल्स। अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स की मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में कि 80+ मेडिकल कंडीशंस ट्रीट होती हैं, उसमें सिर्फ 10% होती हैं जो हमारे खुद के एम्बिलिकल कॉर्ड से निकली हुई स्टेम सेल से यूज़ की जाती हैं। यानी कि सिर्फ 8 से 9 बीमारियां ही हम अपने खुद के स्टेम सेल से कवर कर सकते हैं। बाकी के लिए वी वुड नीड अ डोनर स्टेम सेल। येस, दैट इज़ राइट। बाकी इन सब के लिए हमें डोनर सेल की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि जब हमें बाकियों के लिए डोनर सेल की ज़रूरत है तो हम अपने खुद के स्टेम सेल्स स्टोर करें ही क्यों? सिर्फ 8 तो मेडिकल कंडीशंस कवर हो रही है इसके अंदर। बट अगर हर कोई यही सोचेगा कि हम अपने स्टेम सेल्स क्यों सेव करें, डोनर तो अवेलेबल है ही, देन डोनर कहाँ से आएंगे? सेकेंडली, हमारे खुद के सेल इसलिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं क्योंकि अगर हम बाय बर्थ किसी डिफेक्ट के साथ पैदा हुए हैं तो वो सेल्स भी उतने ही उस चीज़ को लेकर के डिफेक्टिव होते हैं। तो डेफिनेटली वो तो हमारी इस प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन बाकी सारी ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि 90% ट्रीटमेंट्स के लिए चाहिए होते हैं, उसके लिए डोनर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सो जैसे हमें बाकी किसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन के लिए मैचिंग डोनर की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक मैचिंग डोनर की ज़रूरत होती है। उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो इसलिए हमें डोनर सेल ढूंढने पड़ते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि हम डोनर सेल ढूंढेंगे कहाँ पे। सो डोनर सेल्स के लिए कुछ कॉर्ड ब्लड बैंक्स अवेलेबल हैं। आज की जिसके बारे में बात करूंगी वो है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग सेम उस तरह से काम करता है जैसे कि बाकी करते हैं, जिसमें से आपके एम्बिलिकल कॉर्ड से कॉर्ड ब्लड को निकाल करके फ्रीज़ किया जाता है। लेकिन उस कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करने के लिए एज अ डोनर आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये बिल्कुल सिमिलर है ब्लड बैंक की तरह। जैसे आप ब्लड बैंक में जाते हैं, वहाँ से कोई ब्लड सैंपल अगर आपको कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वैसे ही पब्लिक बैंकिंग के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बट इसके अपने ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज पब्लिक बैंकिंग में ये है कि इसके सैम्पल्स ही बहुत कम अवेलेबल हैं, यानी कि ओवरऑल डोनर सेल्स ही वहाँ पे बहुत कम रिजर्व्ड है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो सिर्फ 6500 स्टेम सेल्स डोनर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। दैट इज़ इट ऑल ओवर इंडिया, जो कि बहुत ही कम नंबर है। अगर ग्लोबली की बात करूँ मैं तो वो अराउंड 7.5 लाख डोनर्स अवेलेबल हैं। दूसरा बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्पेशली इस वीडियो के लिए, वो है इसकी कॉस्ट। जो आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं इसको विड्रॉ करने के लिए। आपको एक सैंपल विड्रॉ करने के लिए वहाँ से 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना एक्सपेंसिव अफेयर है ये। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टेम सेल बैंकिंग नहीं कराते हैं तो आपको एक ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी पड़ सकती है। सबसे पहली चीज़, आपको एज एन अडल्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए कम से कम 2 सैंपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप पब्लिक बैंक से विड्रॉ करवा रहे हैं
तो वहाँ पे आपको 15 से 20 लाख पर सैंपल, यानी कि ऑन एन एवरेज 30 से 40 लाख तो सिर्फ सैंपल का खर्चा होगा। हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांटेशन के चार्जेस करीबन 15 से 20 लाख रुपए होते हैं, वो और ऐड कर लीजिए करीबन 60 लाख। और पब्लिक बैंकिंग का एक और चैलेंज ये भी है कि वहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको मैचिंग डोनर मिल सके, यानी कि हो सकता है कि आपको शायद अब्रॉड यानी कि किसी और कंट्री से डोनर सेल विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़े, एंड उसमें भी प्रोबेबिलिटी 10% ही होती है अगर आपने स्टेम सेल बैंकिंग नहीं कराई है अपनी तो। एंड अब्रॉड से स्टेम सेल विड्रॉ करने का मतलब है एक सैम्पल इज इक्वल टू 30 लाख रुपीज़। तो सोच लीजिए, जब पहले आपका 60 लाख था उसकी जगह अब कितना कैलकुलेट हो जाएगा, देखते हैं। 2 सैंपल अब्रॉड से विड्रॉ करने के लिए 60 लाख रुपए का खर्चा, ट्रांसप्लांटेशन में 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा, यानी कि 80 लाख रुपीज़। यानी कि आपका आराम से 50 से 80 लाख के बीच में एक ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा होता है अगर आपने स्टेम सेल बैंकिंग नहीं कराई होती है अपनी तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टेम सेल बैंकिंग खुद की कराते हैं तो उसमें कितना खर्चा होता। दूसरी टाइप की बैंकिंग होती है, वो होती कम्युनिटी बैंकिंग, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स मिल करके अपने बच्चों की एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को स्टोर कराते हैं, एंड उस स्टोरेज की कॉस्ट उनको सिर्फ और सिर्फ 50 से 70 हज़ार ही पड़ती है फॉर 70+ ईयर्स। यानी कि ऑन एन एवरेज आप एक साल में 1000 रुपये से भी कम पे कर रहे हैं सिर्फ उस कॉर्ड ब्लड को स्टोर करने के लिए। बट इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखिए, अगर कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है विड्रॉ करने की तो आपको कोई एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है अपने सैंपल के लिए। पहली चीज़ वो आपके यानी कि 15 से 20 लाख कट गए। सेकेंडली, आप जितनी मर्जी बार चाहे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, देयर इज़ नो कैपिंग टू इट। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एज अ फादर एक ही बार करा सकते हैं, या फिर आप एज अ मदर एक ही बार ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, या फिर आपका बेबी सिर्फ एक ही बार करा सकता है। आप जितनी मर्जी बार आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर होगा, आपको वो सर्विसेज दी जाएंगी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि आपका हॉस्पिटल का चार्जेस भी ये लोग खुद कवर करते हैं। यानी कि आपको जो 15 से 20 लाख हॉस्पिटल के चार्जेस थे ट्रांसप्लांटेशन के, वो कम्युनिटी बैंकिंग खुद पे करती है। स्पेशली जैसे मैंने लाइफ सेल का लिया है तो उनका ये बहुत बड़ा फीचर है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 में ना सिर्फ आपको सैंपल ढूंढ के देंगे बल्कि आपके हॉस्पिटल के चार्जेस भी कवर करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि आपको ट्रांसप्लांटेशन की जो चार्जेस 50 से 80 लाख के करीब पड़ रही थी, वो घट के 70,000 सिर्फ सैंपल की, वो भी आपने जो स्टोर कराया है उस पे आ गई है। प्लस जो एडिशनल थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, मैं चाहे अपर हैंड पे लगा भी लूँ 5 लाख या 10 लाख रुपीज़, तो कम होके देखिए 70 to 80 लाख से सीधा 1 लाख तक आ गई। सो आप सोच ही सकते हैं कि स्टेम सेल बैंकिंग कराने का कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सो मैं तो ये सारे पेरेंट्स को रेकमेंड करूँगी। इनफैक्ट मैंने खुद स्टेम सेल कराई है अपने बच्चे की स्टोर फॉर 75 ईयर्स, एंड मैं सारे पेरेंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ दैट डू गो फॉर दिस स्टेम सेल बैंकिंग, बिकॉज मुझे इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। आप भी जब इसको यूज़ करेंगे, आप भी जब इसके लिए अपने आप को रिज़र्व करवाएंगे, बुक करवाएंगे, तो आपको वो प्रेजेंटेशन देने आएंगे, पूरे बेनिफिट्स समझाएंगे, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको स्टेम सेल बैंकिंग करानी है कि नहीं। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आज का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि मैं आपको अवेयर करा सकूं कि स्टेम सेल बैंकिंग से आपको फाइनेंशियली कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसको आप एक मेडिकल इंश्योरेंस की तरह ले सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक हॉस्पिटल चार्जेस, सैम्पल चार्जेस, ये सब कवर होते हैं। तो वाई टू डिले फॉर दैट। आई नो इनिशियली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट उसके लिए भी उनके पास प्रोविजंस होते हैं, वो EMI फैसिलिटीज़ देते हैं। देन वाई नॉट टू गो फॉर दिस सर्विस। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको आ जाएँ। अगर मेरी इस वीडियो में कुछ मुझसे मिस आउट हो गया है, या फिर कुछ आपको अच्छा लगा है, या फिर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं वैल्यू टू माई वीडियो, देन डू मेंशन दैट इन द कमेंट्स सेक्शन ताकि मेरी बाकी कम्युनिटी को हेल्प मिल सके। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो,
चाओ।